नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। जोधपुर संभाग को पढ़ रहे थे। जोधपुर संभाग में आज एक लास्ट जिला सिरोही जिला को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। सिरोही से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को इसमें कवर करते हुए पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिरोही जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है तो बताएंगे। सिरोही जो जिला है ये अपने जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जोधपुर संभाग में आता है और इससे पहले अपन ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालौर जिले ये पढ़ लिया है। उसके बाद जिला देख रहे हैं। चलिए देखिए, सिरोही की स्थिति राजस्थान में सिरोही जिला किस दिशा में पड़ता है और किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, कौन कौन इसके पड़ोसी जिले हैं, उसके बारे में बात करें तो ये देखिए, ये सिरोही जिला है। सिरोही जिले की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है तो बताएंगे। सिरोही जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है। कौन से राज्य के साथ? गुजरात राज्य के साथ में। और इसके पड़ोसी जिले तो ऊपर हो गया जालौर सीमा बना रहा है और इसके उत्तर में आ जाएगा अपने ये पाली जिला है और राइट हैंड इसके पूर्व में आ जाएगा उदयपुर जिला और दक्षिण में गुजरात राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये हो गई सिरोही की स्थिति के बारे में बात हो गई थी। सिरोही राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और गुजरात राज्य के साथ ये सीमा बना रहा है। सिरोही की बात करें, सिरोही का शुभंकर देख लेते हैं। सिरोही का शुभंकर क्या है तो शुभंकर हो जाएगा जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा ये सिरोही का शुभंकर है। ठीक है। सिरोही क्षेत्र जो है प्राचीन समय से ही माना जाता है कि यह क्षेत्र देवताओं का निवास स्थान रहा है। अभी भी देवता यहाँ निवास करते हैं और सिरोही को लेकर के राजवंश के समय में कभी यह क्षेत्र हुणों के अधिकार में तो कभी परमारों के अधिकार में तो कभी प्रतिहारों के अधिकार में तो कभी चौहानों के आधिपत्य तो कभी राठौड़ों के अधिकार में ये रहा है। आज़ादी के बाद भी सिरोही को लेकर के सिरोही के आबू देलवाड़ा क्षेत्र गुजरात और राजस्थान के बीच में यह संघर्ष जारी रहा था। किस प्रकार से सिरोही राजस्थान में मिला है, चलिए बात करते हैं। सिरोही का शुभंकर अपन ने देख लिया था। सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गों को सिरोही का शुभंकर घोषित कर रखा है। उपनाम की बात करें तो इसे पहले आर्बुद प्रदेश कहा जाता है। आर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था और सिरोही का अर्थ है सिर को काटने वाली। ठीक है। कुछ इतिहासकार जो है सिरोही का जो नाम बताया है कि सिरोही नाम पड़ा है सिर को काटने वाली तलवारें। यानी तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। तो ऐसा माना जाता है, इसी वजह से इसका नाम सिरोही पड़ा। कुछ इतिहासकार इसका नाम साहसमल नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापित होने के कारण सिरोही नाम बताते हैं। ठीक है। चलो एक इसका नाम और ध्यान रखोगे। राजस्थान में देवनगरी, देवों की नगरी, देवताओं की नगरी, देवताओं की नगरी किसे कहते हैं? सिरोही को कहा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। परिचय की बात करें, नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ सिरोही। सिरोही राजस्थान का एक पर्वतीय और सीमावर्ती जिला है। सीमा यानी गुजरात के साथ सीमा बनाता है, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम शिवपुरी था। शिवपुरी के नाम से इसे जाना जाता था। राजस्थान प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू सिरोही जिले के अंतर्गत ही आता है। माउंट आबू भारत का प्राचीनतम पर्वत है। यह क्षेत्र मौर्य, क्षत्रिय,
परमार, राठौड़, चौहान तो कभी गोहिलों के अधिकार में भी रहा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था और गुर्जर प्रदेश का भी ये भाग रहा है, गुजरातरा का भी ये भाग रहा है। सिरोही में देवड़ा शाखा, सिरोही के जो चौहान है ना, देवड़ा चौहान कहलाते हैं। तो देवड़ा शाखा की स्थापना 1311 ईस्वी में लूम्बा ने की थी। तो सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लूम्बा, 1311 ईस्वी में। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवबान ने सरगना पहाड़ी पर एक दुर्ग की स्थापना की जिसे शिवपुरी नगर कहा जाता है। तो शिवपुरी नगर 1405 में शिवबान ने बनाया था। ठीक है। और अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि शिवबान का पुत्र सहसमल ने शिवपुरी से 2 मील आगे 1425 में एक नया नगर बसाया जिसे आज सिरोही कहा जाता है। तो सिरोही नगर की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? सहसमल नामक व्यक्ति के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1425 में की गई है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, सिरोही की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सहसमल व्यक्ति के द्वारा, और 1425 में की गई है। सिरोही की राजधानी चंद्रावती थी और सिरोही के शासक शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ठीक है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के सभी राजपूत शासक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से संधि से होड़ लगा रहे थे कि कौन सबसे पहले संधि करे, कौन सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करे, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करे। तो राजस्थान के राजपूत शासकों में सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत थी सिरोही। सबसे लास्ट में किसने संधि की थी? सिरोही। सिरोही के शासक शिव सिंह ने 1823 में सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि की थी। ठीक है। जो आश्रित पार्थिक्य नीति के तहत पहली संधि करने वाली रियासत थी वो थी करौली। 1817 में हरबख्श पाल सिंह ने संधि की थी और उसके बाद तो 1818 में राजपूत राजाओं की लाइन लग गई थी संधि करने में। चलिए, सिरोही के बाद आजादी के बाद राजस्थान प्रांत का निर्माण हुआ। तो 1950 में तत्कालीन सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। चलिए समझिए, देखिए, एकीकरण के तहत 5वां चरण आता है जिसका नाम आता है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। देखिए, सिरोही जो है ये अपना सिरोही रहा है। सिरोही के 2 भाग कर लेते हैं अपन। ऊपर आपका ये सिरोही हो गया और सिरोही के अंतर्गत 2 क्षेत्र पड़ते हैं, माउंट आबू और देलवाड़ा। माउंट आबू और देलवाड़ा। तो जब 5वां चरण किया जा रहा है, 6ठा चरण है राजस्थान संघ, इसका उद्घाटन किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन। अब सिरोही के 2 भाग कर दिए। सिरोही जो क्षेत्र है वो तो मिला दिया अपने राजस्थान में, और माउंट आबू और देलवाड़ा इन दोनों को मिला दिया था गुजरात में, मुंबई प्रांत में मिला दिया था। पहले मुंबई प्रांत जाना जाता था। देखिए आप, सिरोही जो है गुजरात के टच में है। तो सिरोही के 2 भाग कर दिए जाते हैं। सिरोही को तो मिला दिया राजस्थान में, ये सिरोही है, और इसके 2 टुकड़े कर दिए। माउंट आबू और देलवाड़ा को किस में मिला दिया? मुंबई प्रांत यानी गुजरात में मिला दिया जाता है। तो पहले 6ठा चरण में राजस्थान संघ में तो सिरोही को मिला दिया जाता है। फिर इस सिरोही के ही एक नेता हुए थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, जिनका हाथल गांव सिरोही में है। गोकुल भाई भट्ट ने प्रयास किया, उन्होंने कहा कि माउंट आबू और देलवाड़ा को तो मैं राजस्थान में मिला करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन सिरोही के मैं टुकड़े नहीं होने दूंगा। माउंट आबू और देलवाड़ा सिरोही का ही पार्ट है, भाग है, और आगे भी सिरोही का ही भाग रहेगा और राजस्थान का ही भाग रहेगा। तो गोकुल भाई भट्ट ने प्रयास किया
फिर इस पर सरकार ने एक फैजल अली आयोग का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। उस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की, यानी सिरोही में वापस मिलाने की सिफारिश की। तो फिर जो अंतिम चरण हुआ था अपना 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को इस दिन माउंट आबू और देलवाड़ा को मुंबई प्रांत यानी गुजरात से वापस अपने राजस्थान में मिला दिया जाता है। तो सिरोही का जो राजस्थान में विलय होता है ये कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। एक तो छठा चरण जिसमें सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय किया गया, और एक 7वां चरण जिसमें माउंट आबू और देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया है, सिरोही में वापस मिलाया गया। तो 2 चरणों में सिरोही का अपने राजस्थान में विलय हुआ है। यस, तो अपन बात कर रहे थे 1950 में, 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय किया गया, तो आबू रोड तहसील को गुजरात में मिला दिया गया था। राज्य के पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को आबू रोड, माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील को सिरोही जिले के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया। तभी से सिरोही राजस्थान के जोधपुर संभाग का एक जिला बन जाता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। प्रमुख पर्वत चोटियां, सिरोही की कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? अरावली का जो विस्तार है राजस्थान में, जो गुजरात के पालनपुर से निकल रही है, वो अपने राजस्थान में खेड़ बर्मा सिरोही जिले से प्रवेश करती है। अरावली जो पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान के सिरोही जिले से प्रवेश करती है, जो राजस्थान में कहां से निकलती है? खेतड़ी झुंझुनू से वापस बाहर निकलती है। ठीक है, और अरावली का 80% विस्तार अपने राजस्थान में है। प्रमुख चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है। 1722 मीटर ऊंची है। एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ, ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है। यदि इस मंदिर की ऊंचाई को भी जोड़ ले तो 1727 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, यदि फिट की बात कर ले, एक बार एग्जाम में फिट भी पूछ लिया था, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, और ऑप्शन में सारे ऑप्शन फिट में मिले हुए थे। तो 5650 फीट, यानी 1 मीटर में 3.33 फिट होते हैं। तो अपन 1722 को जब 3.33 से गुणा कर लेंगे तो 5650 फिट आ जाएगा। तो एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3.33 से गुणा करना है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, न सिर्फ सिरोही की सबसे ऊंची चोटी, न सिर्फ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, बल्कि पूरी अरावली पर्वतमाला की ये सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के मध्य ये सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसे गुरु माथा कहा जाता है, हिंदू ओलंपस कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड साहब भी जब यहाँ देखने गए थे तो उनको काफी सारे संत यहाँ पर तपस्या करते हुए मिले थे, आराधना कर रहे थे। तो उनको देख करके कहा कि ये पर्वत तो संतों का शिखर है, संत ही संत बैठे हुए थे, तो कहा कि ये संतों का शिखर है। तो गुरु शिखर सिरोही में है, 1727 मीटर है, 5650 फीट है। इसे राजस्थान का गुरु माथा और हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर कहा जाता है। हिमालय और दक्षिण में अपने नीलगिरी पर्वत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगली चोटी की बात करें, शेर, दूसरी चोटी है शेर। दूसरी चोटी शेर सिरोही में है, 1597 मीटर है। और इसकी जब बात करें, शेर चोटी 1597 मीटर सिरोही के अंदर है। तीसरी चोटी की बात करें दिलवाड़ा, ये आपके भी सिरोही में है। और अगली चोटी की बात करें, एक सेकेंड, नेक्स्ट चोटी दिलवाड़ा, दिलवाड़ा यह भी सिरोही में है और 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ सिरोही में है और 1380 मीटर है।
1380 मीटर है। इसके बीच में एक चोटी और आती है जरगा, वो कहाँ है? वो उदयपुर में 1431 मीटर ऊंची चोटी है जरगा, वो उदयपुर में है। नेक्स्ट चोटी की बात करें, ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर है। और सिरोही में अरावली की जो तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, इसको भाकर कहा जाता है। ठीक है, भाकर क्षेत्र किसको कहते हैं? सिरोही जिले में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं, उसको भाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार याद रखना, ऊडिया का पठार, ऊडिया का पठार ये सिरोही जिले में है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊडिया का पठार है। 1360 मीटर ये ऊंचा है ऊडिया का पठार। तो पर्वत चोटियों में अपन ने एक तो देखा था कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार सिरोही जिले से होता है। एक गुरु शिखर चोटी देखी है, उसके बाद शेर चोटी देखी है, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा जो कि उदयपुर में है, अचलगढ़ और ऋषिकेश चोटी और भाकर की पहाड़ियां, भाकर जहां अरावली की जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उसको भाकर क्षेत्र कहते हैं और गरासिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है इस भाकर क्षेत्र में। ऊडिया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये देखिए, ये है अपना गुरु शिखर, कितना ऊंचा है। ये यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर चले गए, समझ लो राजस्थान में सबसे टॉप पर जाकर के आ गए हैं ना। यस, प्रमुख नदियों की बात करें, प्रमुख नदियां सिरोही जिले से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? पश्चिमी बनास, एक बनास इधर है अपने वाले, उनको मत समझ लेना है ना, वो बनास राजसमंद जिले से निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, और ये पश्चिमी बनास है। इसका उद्गम की बात करें तो सिरोही जिले की अरावली की पहाड़ियों में नया सानवारा गांव की पहाड़ियों से इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। माउंट आबू इसी नदी के समीप बसा हुआ है। गुजरात राज्य का दिशा नगर भी पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का दिशा नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें, गुजरात के बनासकांठा में बहती हुई ये कच्छ के रण में मिल जाती, कच्छ का रण अरब सागर में ये मिल जाती है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी है ये। नेक्स्ट बात करें सूकली नदी, सूकली नदी की बात करें तो इसे सीपू नदी के नाम से भी जाना जाता है। सूकली नदी, सूकड़ी नदी अलग है, सूकली नदी अलग है ना। सूकड़ी नदी तो फिर पाली में देसूरी किनाल से निकलती है, जालोर में बांखली बांध बना हुआ है, वो नदी अलग है। और ये अपनी कौन सी? सूकली नदी, इसे सीपू नदी कहा जाता है। सिरोही जिले में सिलोरा गांव की पहाड़ियों से निकलते हैं और ये पश्चिमी बनास में मिल जाती है, यानी पश्चिमी बनास की ये सहायक नदी है। और सिरोही में इस नदी पर सेलवाड़ा बांध बना हुआ है, सीपू नदी पर सेलवाड़ा बांध बना हुआ है। तो दो नदियां देखी अपन ने, पश्चिमी बनास और सूकली नदी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख जिले सिरोही में कौन कौन सी जिले हैं? जिलों की बात करें तो झील है अपने यहाँ पे नक्की झील, पहली झील देखे नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है सर। नक्की झील कहाँ स्थित है? तो बताएंगे माउंट आबू सिरोही में। ये विवर्तनी की क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी, पहले यहाँ ज्वालामुखी से चलता था, फिर बाद में जिसमें पानी भर गया। मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों को खोद करके किया। देवताओं ने नाखूनों से खोद करके इस झील का निर्माण किया गया है, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ गया, ऐसी मान्यता है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और सबसे गहरी झील, राजस्थान की भी सबसे गहरी झील है नक्की झील है। बहुत ऊंची, इतनी ऊंची है और गहरी भी है। चलिए नेक्स्ट बात करें, यह झील अक्सर सर्दियों में जम जाती है। अभी जमी हुई होगी, अभी मत जाना वहां, नहीं तो आप भी उस बर्फ में फिसल जाओगे। अक्सर ये सर्दियों में जम जाती है। और इसी झील के किनारे नन रॉक चट्टान है। नन रॉक एक चट्टान है जिसको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि एक महिला घूंघट निकाले हुए वहां पे खड़ी है। टोड रॉक है, जैसे यूं लगता है कि झील के किनारे
मेंढक बैठा हो, और नंदी रॉक एक बेल की आकृति, मतलब बेल जैसा दिखाई देता है, यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। टोड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक। झील के किनारे हाथी गुफा है, रघुनाथ जी का मंदिर है और भारत माता का भी मंदिर बना हुआ है। राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है और गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां यहीं पर विसर्जन करते हैं। दूध बावड़ी की बात करें, यहाँ पर एक दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। ऐसा माना जाता है कि जो बावड़ी में पानी भरा हुआ रहता है, वैसे यहाँ दूध भरा हुआ रहता था, दूध की धारा चलती थी, इसलिए दूध बावड़ी कहा जाता है। या कुछ ऐसा भी माना जाता है कि इसमें पानी इस प्रकार से दिखता था जैसे दूध से भरा हुआ हो, इसलिए इसको दूध बावड़ी कहा जाता है। तो दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। कोडरा बांध, ये माउंट आबू जो अभ्यारण्य है इसमें स्थित है। ठीक है, तो ये अपन ने देखी थी नक्की झील। उसके आगे बात करें, ये देख लीजिए, ये है आपकी नक्की झील। ठीक है, इसमें नाव में बैठ करके घूमते हैं सब। नक्की झील ये रहा, देखो कितना शानदार नजारा। ये आपका टोड रॉक, टोड रॉक दिख रहा, मेंढक की जैसे ये आकृति है। लोग बाग को अपन थोड़ा फिर कर लेते हैं, मैं इधर हो जाता हूँ, दिख गया होगा। यहाँ से लोग बाग जाकर के सेल्फी लेते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं उपोष्ण कटिबंध वन की। बात करें अपन वन अभ्यारण्य में उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो ये वन सदा हरा भरा रहने के कारण इसे सदाबहार वन कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन, सदाबहार जो सदैव हरे भरे रहते हैं उनको सदाबहार वन कहते हैं। और राजस्थान में केवल ये आबू पर्वत क्षेत्र में ही मिलते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे? माउंट आबू क्षेत्र में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान के सबसे कम क्षेत्रफल की में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से वन है? तो ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय शुष्क दोक वन ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में। एक प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में यानी वहां से बार बार आ रहा है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक बार तो यहां तक पूछ लिया गया था, जो 4-5 प्रकार के वन है सभी को आरोही क्रम में जमाना होता था। जमाना था कि कौन सा सबसे कम है, फिर उसके बाद क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, फिर उसके बाद और सबसे ज्यादा, सभी को क्रम में पूछा था। तो अभी देखेंगे अभी आगे। चलिए बात करते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य। हालांकि इसे अभी अभ्यारण्य का दर्जा हटा लिया गया है, इसे अभ्यारण्य नहीं माना जाता है, फिर भी देख लेते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू सिरोही में है, इसकी स्थापना 1960 में की गई है। ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। और जंगली मुर्गे सफेद सबसे सुंदर चिपकली न्यूब्लेफेरियस देखने को मिलती है। यहाँ न्यू और लगेगा, न्यूब्लेफेरिस चिपकली यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर डिक्कीप्लेट्रा आबू एंसिस नामक दुर्लभ वनस्पति भी पाई जाती है, जो विश्व में यहीं पर अपने को देखने को मिलती है। 2009 में भारत सरकार के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य अद्वितीय औषधि के लिए भी जाना जाता है, अद्वितीय औषधि के लिए जाना जाता है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। यह अभ्यारण्य अद्वितीय औषधि के लिए हो गए। और यहाँ पर कारा घास पाई जाती है, कारा घास इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो ये हो गया अपना उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन, माउंट आबू। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये वन, राजस्थान में जो वन है इससे आप ध्यान से समझेंगे। चलो इसको ध्यान से समझना। देखिए वनों में देखिए तो वनों को जो राजस्थान में नाम दे रखा है, एक शुष्क सागवान वन, एक शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन, एक उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ मिश्रित वन, और एक उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, और एक अर्ध उष्ण कटिबंधीय
सदाबहार वन। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो सागवान वन, एक उष्णकटिबंधीय दोक वन, और एक आपका शुष्क पतझड़ मिश्रित है, और एक कांटेदार वन है। तो अपन इसमें देखे सर्वाधिक क्षेत्रफल में देखे तो बताओ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन से वन है। तो पहले नंबर पे बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है अपना शुष्क उष्णकटिबंधीय दोक वन, ये क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे देखे, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो फिर है पतझड़ी मिश्रित वन, ये सेकंड नंबर पे है। फिर उसके बाद देखे तो सागवान के वन है, और फिर है कटिबंधीय कांटेदार वन है, और सबसे कम क्षेत्रफल में देखे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इन पांचों को आप ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा और कम वाले का क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है, और पांचों का आरोही और अवरोही क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख खनिज की बात करें, खनिज की बात करें तो खनिज कौन कौन से हैं। वोलेस्टोनाइट की बात करें, वोलेस्टोनाइट सर्वप्रथम इसका उत्पादन सिरोही जिले से हुआ, इसका सबसे पहले उत्पादन सिरोही जिले से हुआ है, और पाली सिरोही से इसका उत्पादन होता है। पाली में भी अपन ने वोलेस्टोनाइट देखा था, और वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है। और सिरोही के वालदा एवं आबू रेवेदार क्षेत्र जो है टंगस्टन के लिए भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें परिवहन। परिवहन से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं सिरोही से। तो राजस्थान में सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव सिरोही में है, और सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव की बात करें तो गंगानगर है। यस, प्रमुख मंदिर देखते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे के प्रतीक का विद्यमान है अचलेश्वर महादेव में, और यह स्थल बहुरातल स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सारणेश्वर मंदिर, ये सिरोही के देवड़ा चौहानों के कुल देवता है सारणेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है कुंवारी कन्या का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है, रसिया बालम का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर। नेक्स्ट बात करें ऋषि वशिष्ठी मंदिर, वशिष्ठ मंदिर बसंतगढ़, यहाँ पर ऋषि वशिष्ठी ने अग्निकुंड से मतलब यहाँ यज्ञ किया था, जिसमें अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी, पीपीसीसी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। याद रखना ऋषि वशिष्ठी ने जो आबू पर्वत पर यज्ञ किया था उससे कौन कौन सी जातियों की उत्पत्ति हुई, तो प्रतिहार, फिर बात करेंगे परमार, फिर बात करेंगे चालुक्य, और फिर बात करेंगे चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इन 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। फिर बात करें दिलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देलवाड़ा में जो मंदिर है कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म, जैनियों के यहाँ पर जो 5 मंदिर है। ठीक है, पांचों का नाम ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा मंदिर देलवाड़ा के 5 मंदिरों के समूह में नहीं आता है, या कौन कौन से देलवाड़ा के 5 मंदिरों के समूह में आता है। तो पहले एक बार 5 मंदिरों को देख लेते हैं। एक तो विमल साई का आदिनाथ मंदिर, विमल साई का आदिनाथ मंदिर। दूसरा है लोणक साई का नेमिनाथ मंदिर, इसको नेमी पढ़ा जाए, नेमिनाथ मंदिर। और तीसरा है पितलहर भीमसा का जैन मंदिर, पितलहर भीमसा का जैन मंदिर। चौथा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, और 5वां है महावीर स्वामी जैन मंदिर। ठीक है, ये 5 मंदिर देलवाड़ा के 5 मंदिरों के समूह में आते हैं। विमल साई, नेमिनाथ मंदिर, भीमसा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। चलिए एक एक की डिटेल देखते हैं। पहला है विमल साई का आदिनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया था, विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसके शिल्पी थे कीर्तिधर,
इस मंदिर के शिल्पी कीर्तिधर थे। विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर के बारे में क्या कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो है विमल शाही का मंदिर। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में यदि महलों की बात करें, भवनों की बात करें, तो ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है इस भारतवर्ष में तो विमल शाही का जैन मंदिर है। ठीक है, तो ये जानकारी आप विमल शाही मंदिर में याद रखोगे। नेक्स्ट है लोणव शाही मंदिर। लोणव शाही, इनको नेमिनाथ मंदिर कहा जाता है। और चालुक्य राजा वीर धवन के महामंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। इसका निर्माण तो विमल शाह ने करवाया था। और यह नेमिनाथ जी का मंदिर है, यह तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। इसके शिल्पी थे सोमन देव। शिल्पी है सोमन देव। सोमन देव इसके प्रमुख शिल्पी है। सॉरी, थोड़ा कोई इमरजेंसी कॉल आ गया था। यस, फिर बात करें, शिल्पी हो गए। और इस मंदिर के दोनों और ताके हैं, जिसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। देवरानी जेठानी का मंदिर लोणवशाही नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है। फिर बात करें पीतलहर भीमशाह का जैन मंदिर। पीतलहर भीमशाह का जैन मंदिर, इसका निर्माण भीमशाह ने आदि तीर्थंकर आदिनाथ की पीतल की मूर्ति स्थापित करवाई थी। भीमशाह ने आदिनाथ की जो मूर्ति है वो पीतल की मूर्ति स्थापित करवाई थी, इसलिए इसको पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, इसको सिलावटों का मंदिर भी कहा जाता है, सिलावटों का मंदिर। और महावीर स्वामी का मंदिर, जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मंदिर है। ठीक है, ये देलवाड़ा के 5 मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 5 मंदिरों के अलावा देलवाड़ा में एक मंदिर और है, भगवान कुंथुनाथ का जैन मंदिर। कुंथुनाथ का जैन मंदिर महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया है और जैनियों के तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ का ये मंदिर है, उनको समर्पित है। नेक्स्ट बात करें बाजना गणेश। यह मंदिर सिरोही जिले में है। इस मंदिर के पास एक झरना बहता है। बाजना गणेश कहाँ है? सिरोही में। दत्तात्रेय का मंदिर, दत्तात्रेय ऋषि का माउंट आबू सिरोही में। यह मंदिर गुरु शिखर पर्वत की चोटी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है, जिसके कारण गुरु शिखर जो चोटी उसकी ऊंचाई 5 मीटर बढ़ जाती है। तो वैसे गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 है। इस मंदिर को जोड़ ले तो 1727 हो जाती है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। वशिष्ठ मुनि का मंदिर बसंतगढ़ आबू पर्वत, यहाँ पर अग्निकुंड, ऐसी मान्यता है अग्निकुंड से राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई है। ऋषि वशिष्ठी ने यहीं पर आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, जहां से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी, जिनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। PPCC, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यस, ये देखिए, ये है अपने देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर है। ज्यादातर जो जैन मंदिर रहते हैं ये संगमरमर पत्थर से बने हुए रहते हैं। यस, प्रमुख लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवता भूरिया बाबा, गौतम बाबा नाना स्टेशन सिरोही में है। ये मीणा जाति के आराध्य देवता, गोडवाड़ के मीणा जाति के आराध्य देवता है। मीणा जाति भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, देवियों की बात करें, अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी माउंट आबू सिरोही में है और ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। ये माता जी का मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी। क्षेमकरी या खेमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में। बसंतगढ़ सिरोही में
इस माताजी के मंदिर से एक शिलालेख मिला था, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। 625 ईस्वी का है और विक्रम संवत की बात करें तो 682। इसमें राजस्थान शब्द जो है राजस्थानादित्य शब्द के रूप में मिलता है। राजस्थानादित्य। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख, सबसे प्राचीन उल्लेख जो है कौन से शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। चले आगे बात करते हैं। देवता हो गया, देवियां हो गई, मंदिर हो गया। प्रमुख दुर्ग की बात करें, दुर्ग की बात करें तो बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ कहाँ है? सिरोही में है। इसे बसंती दुर्ग भी कहा जाता है। बसंतगढ़ दुर्ग को बसंती दुर्ग भी कहा जाता है। यह पिंडवाड़ा सिरोही में है और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग को परमाणु ने इसका निर्माण करवाया था। परमाणु ने इसका निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1452 ईस्वी में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? बसंतगढ़ दुर्ग। इसमें अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके पास ही मंदाकिनी कुंड है। अचलगढ़ दुर्ग में ओका रानी का मालिया, अनाज के कोठे, कपूर सागर तालाब और सावन भादो झील है। सावन भादो झील। सावन भादो झील कहाँ है? माउंट आबू में, अचलगढ़ में। सावन यहाँ पर महाराणा कुंभा के लिए और भादो यहाँ पर उदा, इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना, सावन भादो कढ़ैया कहाँ है? तो करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है। सावन भादो महल कहाँ है? तो डीग भरतपुर में है। सावन भादो नहर कहाँ है? तो कोटा में है। और सावन भादो झरना कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है। तो कौन कौन से दुर्ग देखे थे अपन ने? बसंतगढ़ और अचलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख जनजातियां। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो प्रमुख जनजातियों में यहाँ पर गरासिया। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि गरासिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? सिरोही जिले में निवास करती है गरासिया। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में निवास करती है और ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? मीणा। ठीक है। सर्वाधिक संख्या में मीणा जनजाति, दूसरे नंबर पे है भील और तीसरे नंबर पे है गरासिया। कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। सर्वेंट। ठीक है। गरासिया जनजाति में घर को घेर कहते हैं, गांव को फालिया कहते हैं और मुखिया को सहलोत कहा जाता है। मुखिया को सहलोत कहते हैं। अनाज रखने की जो कोठियां हैं उसको सोहरी कहते हैं और मृत्यु भोज की प्रथा होती है, इसको कांदिया कहते हैं। कांदिया। ठीक है। मृत्यु भोज में दलिया वगैरह सब बनाया जाता है, जिसको कांदिया कहा जाता है। सामूहिक रूप से जो ये खेती करते हैं उसको हारी भावरी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। हारी भावरी कृषि पद्धति किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा। हारी भावरी सामूहिक रूप से कहते हैं, यानी पूरे गांव के आदमी है, सारे आदमी मिल करके एक आदमी के जाकर के फसल की कटाई कर देते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे के सारे मिल करके एक साथ कटाई करने चले जाते हैं। ये हारी बावरी होती है। हारी बावरी खेती। मृतक व्यक्ति के स्मारक को हुर्रे कहते हैं। हुर्रे। हेलरू गरासिया जनजाति के विकास के लिए चलाई जाने वाली एक संस्था है हेलरू। हेलरू संस्था चलाई जा रही है। मोर इनका आदर्श पक्षी है। मोर इनका आदर्श पक्षी है। विवाह मोर बंदिया विवाह, पैरावना विवाह, ताड़ना विवाह, ऐसे विवाह किया जाता है। मेले मनखारो मेलो सियावा सिरोही में पड़ता है। गोटियांबा मेला बांसवाड़ा में, ये भी अपने सिरोहियों से संबंधित है। नृत्य की बात करें, वालरा नृत्य, आगे पढ़ेंगे भी, वालरा नृत्य, लूर नृत्य है ना, कूद नृत्य, कूद नृत्य, मांदल, मोरिया, ये नृत्य किया जाता है। तो अपन ने देखी थी गरासिया जनजाति। उसके बाद बात करें प्रमुख महोत्सव। महोत्सव कौन कौन से हैं? ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव,
ग्रीष्म महोत्सव जून माह में माउंट आबू में मनाया जाता है और शरद महोत्सव भी दिसंबर में माउंट आबू में मनाया जाता है। प्रमुख बोलियां की बात करें, देवड़ावाटी बोली, ये मारवाड़ी की उपबोली है जो कहाँ बोली जाती है, सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, देवड़ावाटी बोली। प्रजामंडल की बात करें, प्रजामंडल 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, गोकुल भाई भट्ट। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और कहाँ की गई है, तो मुंबई में की गई, बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। सिरोही में हाथल गांव है इनका और इनके प्रयासों से माउंट आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ है। चलिए, ये है अपने गोकुल भाई भट्ट हैं, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट है। यस, अन्य तथ्य की बात करें, सिरोही में कौन कौन से और इंपॉर्टेंट तथ्य है। अन्य तथ्य की बात करें, सिरोही में सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। राजस्थान में तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की। राज्य की प्रथम नगरपालिका, राजस्थान की पहली नगरपालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई है। राजस्थान की पहली नगरपालिका माउंट आबू थी, 1864 में इसे बनाई गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, ठीक है, और जिला पूछ ले तो झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं और राजस्थान का बरखोयांश भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही है। 1823 में सिरोही के शासक शिव सिंह ने सबसे लास्ट में संधि की थी। चंद्रावती की बात करें, चंद्रावती सिरोही में ये परमार राजाओं की राजधानी रही है। चंद्रावती पर किस वंश ने आधिपत्य जमाए रखा था, किस वंश की चंद्रावती राजधानी, तो परमार की। 1800 मंदिरों के यहाँ से अवशेष मिले हैं और ये पश्चिमी बनास नदी के किनारे हैं, पश्चिमी बनास नदी के किनारे हैं। सेब, एप्पल की खेती के लिए जो है सबसे पहले एप्पल की खेती राजस्थान में माउंट आबू में शुरू की गई है। राजस्थान में सबसे पहले सेब की खेती माउंट आबू में शुरू की गई है। सेब की खेती माउंट आबू में हो रही है और चीकू उत्पादन में भी सिरोही जिला पहला स्थान रखता है राजस्थान में। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू सिरोही में है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है। 1883 में गोविंद गिरी ने यहाँ पर सिरोही में संप सभा की स्थापना की है। किसने की है, गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, कब की, 1883 में, ठीक है। और इस संप सभा का अर्थ होता है प्रेम सभा। संप सभा का अर्थ होता है प्रेम सभा। बिलों में सामाजिक उत्थान के लिए इस संप सभा की स्थापना की है। तो ये हुए हैं सिरोही के जो महत्वपूर्ण जानकारियां। और अब बात करते हैं प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रमुख क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न है सिरोही की स्थापना किसने की है, सिरोही की स्थापना किसने की है। तो आंसर हो जाएगा अपना सिरोही की स्थापना यहाँ पे सहसमल नामक व्यक्ति ने सिरोही की स्थापना की है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे सी, सहसमल व्यक्ति ने सिरोही की स्थापना की है। कब की है, तो 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की है। अगले बात करें, दूसरा प्रश्न, सिरोही के किस देवड़ा शासक ने अपना आधा राज्य देकर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो एक दत्तानी का युद्ध हुआ था, दत्तानी का युद्ध 1583 में। इसमें पहले सिरोही के महाराव सुल्तान ने मुगल सेना को भी पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। तो राइट आंसर हो जाएगा महारावल
सुरतान। नेक्स्ट प्रश्न बात करें, टोड रॉक और नन रॉक क्या है? टोड रॉक और नन रॉक क्या है? तो ऑप्शन है लोकगीत, चट्टानें, झील या लोक नृत्य। तो नक्की झील के किनारे चट्टानें हैं, उनको टोड रॉक और नन रॉक कहा जाता है। जो मेंढक की आकृति है उसको टोड रॉक कहते हैं, और घूंघट निकाले हुए महिला की जो आकृति है उसको नन रॉक कहा जाता है, नन रॉक। और एक बेल की आकृति है उसको नंदी रॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पठार सिरोही जिले में स्थित है? कौन सा पठार सिरोही जिले में स्थित है? लसाड़िया, उड़िया, मेसा और बोराठ है। तो सिरोही जिले के अंदर उड़िया का पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार। चलिए आगे बात करते हैं, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा इसका गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की है। संप सभा का अर्थ होता है प्रेम सभा, और इसे बेलों में सामाजिक उत्थान के लिए इसकी स्थापना की जाती है। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरोही का प्राचीन नाम आर्बुद प्रदेश था, और उपनाम इसे देवों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है सिरोही को। चलिए अगला बात करें, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई है 1939 में, और बंबई में की गई। कहाँ की गई? बंबई में। नेक्स्ट है, किस महोत्सव का संबंध सिरोही जिले से है? सिरोही जिले में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव ये, और ग्रीष्म और शरद महोत्सव भी यहाँ पर माउंट आबू में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ सिरोही जिले में किस नाम से जानी जाती है? तो अरावली की जो उबड़ खाबड़ वाली तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ हैं उसको भाकर कहा जाता है। ठीक है, भाकर। और भाकर क्षेत्र में गरासिया जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, सिरोही जिले को किस प्रसिद्ध उपनाम से जाना जाता है? सिरोही जिले को किस प्रसिद्ध उपनाम से जाना जाता है? तो सिरोही जिले को देवताओं की नगरी कहा जाता है, देवताओं की नगरी। राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़ हो जाएगा, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर हो जाएगा, राजस्थान का शिमला माउंट आबू हो जाएगा ना। तो सिरोही को देवों की नगरी, देवताओं की नगरी कहा जाता है। सिरोही जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? किस राज्य के साथ सिरोही जिले की सीमा लगती है? तो बताएंगे गुजरात राज्य के साथ सिरोही की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, सिरोही जिले का कौन सा क्षेत्र टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपके वाल्दा रेवेदार, है ना, ये टंगस्टन के लिए। और सबसे बड़ी टंगस्टन की परियोजना कहाँ है? तो नागौर में डेगाना, डेगाना नागौर, यहाँ पर टंगस्टन की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में राज्य में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? तो अपन बताएंगे माउंट आबू 1864 में यहाँ पे नगर पालिका की स्थापना की गई है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, माउंट आबू से संबंधित सत्य कथन नहीं है, नहीं वाला बताना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो कौन सा है? ये आपका सर्वाधिक वर्षा वाला, इसको अपन कर देते हैं स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नक्की झील यहाँ स्थित है, इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का चेरापूंजी ये हो जाएगा, इसको राजस्थान का चेरापूंजी
नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा गणेश जी का मंदिर सिरोही में स्थित है? तो ये हो जाएगा बाजना गणेश। बाजना गणेश सिरोही में है। नेक्स्ट है, देवड़ा चौहानों के कुल देवता कौन है? देवड़ा चौहानों के कुल देवता, तो ये हो जाएगा सारणेश्वर महादेव। नेक्स्ट है, माउंट आबू में स्थित हाथी गुफा और चंपा गुफा से किस महापुरुष का संबंध है? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिरों के बारे में कहा कि ताजमहल को छोड़ करके देश का सबसे सुंदर ये ताजमहल है, मतलब ताजमहल के बराबर तुलना की है? तो बताएंगे देलवाड़ा। देलवाड़ा के विमल साई मंदिर। नेक्स्ट, कौन सा जलाशय सिरोही जिले में नहीं है? तो बताएंगे इसमें है बांकली बांध। बांकली बांध कहाँ है? ये जालोर में, सूखड़ी नदी के किनारे। सिरोही किस लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित है, शामिल किया गया? तो जालोर, जालोर में आता है ये। नेक्स्ट, सिरोही जिले की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? राजस्थान का कौन से जिले से सिरोही जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। राजसमंद से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सिरोही जिले से होता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का होता है। कौन सी संस्थान सिरोही जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस मेवाड़ के शासक के समय हुआ है? तो बताएंगे महाराणा कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ है। 1452 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था अचलगढ़ दुर्ग। एक बसंतगढ़ भी है। यस। किस स्थान का संबंध सिरोही जिले से है? तो ये हो जाएगा लख 84। लख 84 स्थान ये सिरोही जिले से है। अगला है कि अग्निकुंड से उत्पन्न जातियों में शामिल नहीं है। कौन कौन सी थी? पीपीसीसी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो नहीं वाला पूछा है, राठौड़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूताना के गवर्नर जनरल का जो राजस्थान के जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया? तो एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था। अजमेर 1832 में अजमेर को मुख्यालय बनाया गया। फिर 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में स्थापित कर दिया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही पर राजवंश का शासन नहीं रहा है। सिरोही में तो परमार यहाँ पे शासन किया, चौहान किया, प्रतिहारों का शासन रहा, कोहिलों का रहा, चालुक्यों का रहा, है ना। बाटी वंश का नहीं रहा। बाटियों का कहाँ का रहा? तो बाटी ये बटनेर और जैसलमेर। नेक्स्ट, सिरोही जिले से सत्य कथन को चुनना है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है, बिल्कुल सही है, ये तो राइट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये आपका गलत है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो मालवी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बैसासा जिले की परियोजना है। सर्वाधिक वर्षा वाला इसको क्या कर देते हैं स्थान, माउंट आबू सिरोही में है। मालवी कपास ये हो जाएगा फिर असत्य। चलिए नेक्स्ट, सिरोही जिले में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? गरासिया जनजाति। नेक्स्ट, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बताएंगे 1722 मीटर। सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? सिरोही जिले का शुभंकर जंगली मुर्गा। सिरोही जिला किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही चीकू, चीकू के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सिरोही जिले का वह स्थान जो कभी परमार राजाओं की राजधानी रहा करता था। आंसर हो जाएगा चंद्रावती। चंद्रावती इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो बताएंगे माउंट आबू। ठीक है, ये सबसे ठंडा स्थान भी है और सबसे आर्द्र स्थान भी है और सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान है। तो ये हुए अपने सिरोही जिला को आज अपन ने पढ़ा था। तो इसमें और कुछ भी यदि जानकारी छूट गई है, आपके दिमाग में आता है कि यह भी सर सिरोही में इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ भी सिरोही के लिए जानी जाती है, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, बताइएगा, उनको भी अपन इसमें ऐड करेंगे। मिलेंगे अपन अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।